समधी जी, जरा खाने पीने का इंतजाम तगड़ा कर दीजिएगा। कानपुर वाली दीदी की ट्रेन आने ही वाली होगी, नहीं तो आते ही कहेंगी, दयाल तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि दीदी कुलीनी स्टेशन आ जाता या किसी को भेज देता। मेरी पत्नी शीतल ने बड़े ही मजाकिया ढंग से शादी के अनगिनत कामों के बीच मुझे एक जरूरी काम याद दिलाया, तो मैंने जल्द ही किसी को दीदी को स्टेशन से लाने के लिए भेज दिया। अच्छा, वो बरातियों के गिफ्ट देख लिए ना तुमने? ठीक है ना? मैंने शीतल से पूछा तो उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए अपने दूसरे हाथ से एक गर्म चाय की कप मेरे हाथों में थमा दी। दो पल को सांस भी ले लो जी। सब बढ़िया है, हम हमारे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत 19-20 हो जाएगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा। पहले आप शांति से बैठकर चाय पी लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। देख लेना, ऊपर वाले की कृपा से सभी काम बड़े अच्छे से संपन्न होंगे। हाँ शीतल, कह तो तुम सही रही हो, पर बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा पिता कभी चैन से बैठा देखा है? तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता था भला। और शीतल को भी कहाँ चैन था, वो दो पल भी एक जगह ना ठहरती। कभी उसे ये काम याद आता तो कभी उसे वो काम याद आता। खैर, हम दोनों ही बड़े उत्साहित और साथ में कुछ चिंतित भी थे। अब हमारी छोटी बेटी रिया का ब्याह जो था, शादी की सब तैयारियां लगभग हो चुकी थी। मैरिज हॉल की बुकिंग, रिश्तेदारों को दिए जाने वाले उपहार, बारातियों के स्वागत का इंतजाम, बर्तन, गहने, कपड़े इत्यादि की खरीदारी, शादी की तैयारियां मैंने अपने सामर्थ्य से कहीं ज्यादा कर ली थी, क्योंकि मेरे हिसाब से यह हमारे लिए आखिरी बड़ा खर्चा था। पहले दो बड़ी बेटियों की शादी में तो फिर भी पीछे वाली बेटी के लिए सोचना था, मगर अब सिर्फ रिया ही थी। इसीलिए रिया के ब्याह में मैं किसी तरह का कोई भी कमी नहीं रखना चाहता था। शीतल अक्सर शादी के बढ़ते हुए खर्चों में मेरा हाथ पीछे को खींचती, पर ब्याह के हर्ष उल्लास में मैं कहाँ ब्याह से इतर भविष्य के खर्चों के लिए सोचने बैठता। ब्याह को अब केवल एक ही सप्ताह रह गया था कि तभी रिया के होने वाले ससुर जी का कॉल आया। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं? हो गई शादी की सारी तैयारियां? जी नमस्कार, यूँ तो सारी तैयारियां हो गई हैं, पर तैयारियों का क्या है भाई साहब, शादी वाले दिन तक चलती ही रहती है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप दयाल जी, उन्होंने ठहाका मारते हुए कहा। दयाल जी, एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए भाई साहब, मैंने कुछ चिंतित में विनम्र भाव से कहा। जरा खाने पीने का इंतजाम तगड़ा कर दीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ खाने पीने के सब बड़े शौकीन हैं। मीठे में आपने 2 चीज ही रखवाई है ना, उन्हें बढ़ाकर 5 कर दे, और स्टार्टर्स में कम से कम 5-7 तो कर ही दे। जी भाई साहब, सब हो जाएगा। मैंने उन्हें तो हाँ कह दी, पर 2 मिनट को शादी के बढ़ते बजट ने उस दिसंबर की सर्द दोपहरी में मेरे माथे पे पसीने की बूंद छलका दी। ब्यूटी पार्लर से लौटी मेरी रिया झट से मेरे परेशान मन को भाप गई। कुछ डिमांड किया अतुल के पापा ने आपसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैंने बात को टालते हुए उसके चेहरे का नूर देखकर कहा। अरे वाह, चांद सी चमक रही है हमारी बिटिया रानी। पार्लर जाकर तो तेरा चेहरा और भी खिल उठा। अपनी माँ को भी ले जाती, वो भी थोड़ा यंग दिखने लगती। मैंने अपने बगल में बैठी रिया की माँ शीतल को कोहनी मारते हुए छेड़ा। पापा, आप बात को मत घुमाओ, बोलो जल्दी, क्या बोले हैं अतुल के पापा? खाने के कुछ आइटम बढ़ाने को कहा है। लाख इशारा करने पर भी शीतल ने अपना मुंह रिया के सामने खोल ही दिया। आखिर उसका डर भी तो जायज था। बुढ़ापे में ही तो सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, और मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने लगा था। आप एक भी खाने का आइटम नहीं बढ़ाएंगे? उसने मुझे बिल्कुल उसी तरह डांटा जैसे मैं कभी छोटी सी रिया को डांटा करता था। अब एक और भी चॉकलेट
नहीं रिया, वरना दांत सड़ जाएंगे। आपकी बेटी नौकरी करती है पापा, और अतुल भी इन सब बातों के खिलाफ है। मुझे दहेज लेने वालों के यहाँ नहीं जाना पापा। आप ही तो कहते हो कि दहेज बहुत बुरी प्रथा है, फिर आप ही आज इस बात का समर्थन करने लगे। नहीं बेटा, यह सब दहेज नहीं होता, उन्होंने तो दहेज की बात ही नहीं की। तो इन सब बातों में मत पड़, अंदर जाकर अपना नया लहंगा देखकर आ। मैं अभी अभी तेरी माँ के साथ जाकर लाया हूँ, बिल्कुल तेरे मन मुताबिक है, जरी वाला, सुनहरा और सुर्ख लाल। रिया मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं रिया का गुस्सा समझ रहा था, पर अतुल जैसा लड़का मिलना आसान भी तो नहीं था। बेहद सब पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, पहली मुलाकात में ही उसने साफ कर दिया था कि वह सिर्फ रिया को चाहता है और कुछ भी नहीं। दहेज जैसी बातों से तो वो कोसों दूर है। वैसे अतुल के पापा ने भी ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं की थी। बारातियों का अच्छा स्वागत, उनके उपहार, ये सबसे बड़ा दहेज होता है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था कि बस शादी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी नाक ऊंची बनी रहे। अब इसका अर्थ आप जो चाहें निकाल सकते हैं। खैर, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि पिछली 2 बेटियों की शादी की तरह यह तीसरी शादी भी मैं बड़े अच्छे से संपन्न कर लूँगा। 3 बेटियां हैं, कैसे ब्याहेगा? 3 लड़कियों का बाप हो, जरा 4 पैसे बचा कर चला करो। इस तरह के ताने लंबे समय से सुनता रहा था मैं, पर कभी भी इस तरह की बातों को दिल पर नहीं लिया। पर आज थोड़ा परेशान था। मेरे दोनों बड़े दामाद मदद के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि होने वाला तीसरे नंबर के दामाद अतुल ने भी बार बार पूछा, पापा जी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मदद हो तो कर दूँ। पर मैं अब तक सब अपने बलबूते पर करता आया था, सो अब भी मुझे विश्वास था कि मुझसे सब हो जाएगा। मैरिज हॉल सज चुका था। रिया दुल्हन के रूप में बेहद प्यारी लग रही थी। शीतल कुछ परेशान थी। वो बार बार एक एक जगह जाकर सारे इंतजामों को देखकर तसल्ली कर रही थी। मैं तमाम कामों के बीच मीठे के आइटम बढ़वाना और स्टार्टर्स बढ़वाना भूल गया था। बारात को समय था और मेरे मेहमान शादी की तैयारियां देखकर खुश हो रहे थे। वाह, एक अध्यापक भी इतने ठाट बाट से 3 बेटियों का ब्याह कर सकता है भला? आप पर भगवान की बड़ी कृपा है दयाल जी। मेरे स्कूल की एक अध्यापिका जी ने मुझसे कहा। सही बात कह रही हैं मैडम जी आप। दयाल जी का जैसा नाम है वैसे ही काम है, कहीं भी वो कंजूसी नहीं करते। इन्होंने न जाने कितने ही गरीब बच्चों की फीस कितनी ही बार जमा की है। सच ही तो है, कर्म लौट कर आता है। बस ये सब आपके उन्हीं अच्छे कर्मों का नतीजा है दयाल जी। इस बार स्कूल के प्रिंसिपल साहब मेरी तारीफ कर रहे थे। देखते देखते बैंड बाजे के साथ बारात आ गई। स्वागत सत्कार के बाद जैसे ही स्टार्टर्स शुरू हुआ, मुझे तुरंत समधी जी की बात याद आ गई। दयाल जी, खाने पीने का विशेष इंतजाम कर लीजिएगा और स्टार्टर्स मीठे में आइटम बढ़ा दीजिएगा। अब एक बार फिर सर्द हवा में मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलकीं। बारात आने से पहले सब एक बार ठीक से चेक कर लो दयाल, क्योंकि लाख ध्यान से एक एक काम करो, पर शादी के कामों में कुछ ना कुछ जरूरी काम छूट ही जाते हैं। कानपुर वाली दीदी ने अभी अभी मेरे कानों में अपने यह अनुभवी शब्द डाले थे, पर तब क्यों मुझे यह जरूरी काम याद ना आया? अब इतनी जल्दी क्या करूं? हैरान परेशान सा कुछ सोच ही रहा था कि मैं अपने सामने यह सब देखकर दंग रह गया कि मेहमानों के 20 स्टेटस परोसे जा रहे थे। मैं ये सब देखकर बड़ा अचंभित था। मैं भागा भागा कैटरिंग वालों के पास गया तो वह करीबन 10 तरह की मिठाइयों का स्टॉल लगवा रहा था। मैंने तत्काल उसे रोका। नहीं भाई नहीं, बस 4 मिठाइयाँ ही रखो।
मेरा इतना बजट नहीं है। बहुत बजट है सर आपका। नीली शर्ट में दुबला पतला सा हैंडसम सा लड़का यह कहते हुए मेरे पैर छूने को झुका तो मैं कुछ पीछे हटता सा बरबस उसे पूछ बैठा, आप कौन? आपका वही जलेबी वाला नील जो फीस के बदले हमेशा आपको अपने पापा की दुकान की रस में डूबी वो जलेबियां दे जाता था। शायद आप भूल गए होंगे सर अपने इस पुराने स्टूडेंट को, पर मुझे आपकी अपने ऊपर की हुई एक एक कृपा याद है। आप ना होते तो मैं कैसे आगे बढ़ पाता। मैं उसका चेहरा उस छोटे से जलेबी वाले नील से मिलाने लगा तो जैसे सालों बाद उसकी वो चाशनी में डूबी जलेबियों का स्वाद फिर से मेरे मुंह में खुल गया। आप जो कहें उसका स्टॉल लग जाएगा सर, और आप जितने चाहें उतने पैसे दे देना सर। होटल के इस छोटे से मालिक यानी मेरे लिए सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफ़ी होगा। जैसे कभी स्कूल फीस के बदले आपके लिए मेरी लाई वो जलेबियां ही काफ़ी हुआ करती थी। नील की बात सुनकर बरबस मेरी आंखें सजल हो उठीं और फिर से मेरे कानों में कानपुर वाली बड़ी दीदी की कही एक और अनुभवी बात आकर ठहर गई। दयाल, शादी ब्याह में देने वाले बंद लिफाफे वाले गुप्त व्यवहार हो या जीवन में किया जाने वाला खुला व्यवहार, एक दिन वापस जरूर आता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।